हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए केबीसी नैनो का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर 2 इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सेट नंबर 1 को कल मैंने आपको कवर करवा दिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा मेंस से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, केबीसी नैनो के साथ साथ हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन का यानी कि प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस बुक आया हुआ है बिहार दरोगा मेंस के लिए, उसको भी हम लोग कवर कर रहे हैं। उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। कोशिश करेंगे आप 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, हर्ट्ज में मापा जाता है आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1 हर्ट्ज बराबर 60 वाइब्रेशंस पर मिनट होता है। इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस लाफिंग गैस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यह है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसका फॉर्मूला होता है। इसको जरूर आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। तो ऑक्सीजन जो है ये केरोसिन में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, म्यूटुअलिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद जो है ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट का निर्माण जो होता है यह अस्थि मज्जा में होता है। उसके बाद देखिएगा कि एड्स जो बीमारी है यह किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स, यह होता है वायरस के कारण, विषाणु के कारण, HIV वायरस से यह होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो ग्रीन हाउस गैस में मुख्य जो घटक होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, वाष्प होता है और ओजोन होता है। तो देखिए, उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है। तो फ्रेंड्स, ये होती है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सेरोलॉजी है, सेरोलॉजी के अंतर्गत जो है सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आवश्यक अमीनो एसिड जो है इसमें से वो आपका ये हो जाएगा ल्यूसिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ल्यूसिन। इसके अलावा वेलिन, याद रखेंगे, इसके अलावा वेलिन, उसके बाद ग्लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मिथायोनिन, फिनाइल एलानिन, ये सभी होते हैं एमिनो एसिड। तो इन सबको भी ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद देखिएगा कि नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो नियंत्रित कौन करता है, नियंत्रक छड़, और ये कैडमियम का होता है नियंत्रक छड़। उसके बाद मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मंदक के रूप में ग्रेफाइट का, उसके बाद बेरिलियम ऑक्साइड का और भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको भी साथ साथ ध्यान रखेंगे आप। देखिए, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। तो सबसे ज़्यादा जो है खाद्य श्रृंखला में अपघटक होते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सोनार का संक्षिप्तीकरण है। सोनार जो है संक्षिप्तीकरण है किसका, सोनार का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा साउंड, नेविगेशन और रैंगिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौ संचलन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनती है। तो मिनी माता रोग का कारण इसमें से हो जाएगा आपका पारा। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, कैडमियम से कौन सा रोग होता है। तो इटाई होता है। इटाई नामक रोग कैडमियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है। धन आवेशित कणों से युक्त, तो देखिए ये है अल्फा कण, अल्फा किरण। अल्फा कण मुख्यतः हीलियम नाभिक होते हैं और इस पर जो है 2 इकाई धन आवेश होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि माइकोटॉक्सिन्स उत्पादन होता है। अब देखिए माइको से ही आपको पता होगा कि कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, तो माइको शब्द से ही आप पकड़ लिए होंगे कि कवक से यह उत्पादन होता है माइकोटॉक्सिस। उसके बाद देखिए मिलान करना है, तो देखिए फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा दोहरी झिल्ली, उसके बाद राइजोसोम जो है ये हो जाएगा झिल्ली विहीन, और लाइजोसोम जो है ये हो जाएगा एकल झिल्ली। तो यहाँ दो बना लीजिएगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ग्लाइकोलिपिड, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है, तो पेरिडोटाइट परत जो है यह कौन सा परत है, तो फ्रेंड्स ये मेंटल हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। पेरिडोटाइट परत जो है ये मेंटल है पृथ्वी की। उसके बाद देखिएगा उलुंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले भी कराया हुआ है कि इसका जो है उत्पादन ताइवान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वेनेगर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्तरखंड के भाग थे। वेनेगर ने इस बृहद महाद्वीप को क्या नाम दिया था, तो इन्होंने पेंजिया नाम दिया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी, ये भी प्रश्न मैंने कराया है, ये कहा जाता है श्रीलंका को। ठीक है फ्रेंड्स, हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है श्रीलंका को। जेलस्पा दर्रा, नाथुला दर्रा, ये कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, बिल्कुल है। शरावती परियोजना कर्नाटक में, ये भी है। उसके बाद देखिए बालीमेला परियोजना उड़ीसा में है। सबरी बिरी जो परियोजना है यह गुजरात में नहीं है, यह जो है केरल में है, और यह पंबा नदी पर है केरल में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि पोकल्ली धान भारत साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो पोकल्ली धान जो है इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा केरल। अच्छा फ्रेंड्स, ये एक किस्म गेहूं का है भालिया, आपने सुना भी होगा, हाल ही में चर्चा में रहा था। ये भालिया किस्म का जो गेहूं है यह गुजरात का है, और इससे हाल ही में श्रीलंका और कीनिया में निर्यात किया गया है। तो भालिया जो है गेहूं का किस्म है, और इसका उत्पादन गुजरात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जयप्रकाश सेतु, ठीक है, जयप्रकाश पुल जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो यह गंगा नदी पर है। ठीक है, चलिए उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर निर्मित है, तो फ्रेंड्स यह महानदी पर है उड़ीसा में। उसके बाद देखिए सियाचिन हिमनदी स्थित है। सियाचिन जो है यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, और यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। दाचिगम नेशनल पार्क में किसे संरक्षण प्रदान किया गया, देखिए जो लेवल है इस सेट का, कम से कम आपका मैथ और रीजनिंग को अगर छोड़ दे तो कम से कम 55 प्लस आपका जो है होना चाहिए स्कोर। ठीक है, देखिए दाचिगम जो है फ्रेंड्स यह हंगुल के लिए, और यह जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है, हेमिस नेशनल पार्क अब लद्दाख में आ गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है यह काली मिट्टी है, इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन सा राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पूछा गया है कि पूर्णतः जो उत्तर में, तो आपका ये कौन सा हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है, तो देखिए हम्बोल्ट जलधारा जो है यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है, और ये देखिए दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में यह प्रवाहित होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका पश्चिमी तट। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है, तो देखिए ग्रीनलैंड की राजधानी सबसे पहले याद रखेंगे, ग्रीनलैंड की राजधानी नुक है, नुक। ठीक है फ्रेंड्स, ये नौ है, नुक है। और ग्रीनलैंड जो है यह डेनमार्क राजशाही के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, तो देखिए चिकमंगलुरु कर्नाटक में है, कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी आपने सुना होगा, बाबा बुदनगिरी कॉफ़ी। ठीक है, पुलनेज नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे ज़्यादा संख्या में, वन्यजीव अभ्यारण्य जो है सबसे ज़्यादा जो है अगर पूछा जाए भारत में, तो अंडमान निकोबार में है। राज्य पूछा गया है तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ये प्रश्न बीपीएससी में 66वीं बीपीएससी में पूछा गया था। उसके बाद देखिए दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियायते खुदाई कहा था, तो ये कहा था किसने, बलवन ने। बलवन जो है पृथ्वी पर वह अल्लाह का
अपने आप को अल्लाह का क्या मानता था, एक दूत कह लीजिए, ठीक है, वो समझता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर यानी कि प्रशासक नियुक्त किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अली मर्दान को नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, ध्यान रखेंगे। 1206 ईस्वी में इसने गुलाम वंश की स्थापना किया था। राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली किसने लाया था, तो इल्तुतमिश ने लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है कि सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे, और गुरु अर्जुन देव ने हरमिंदर साहब का निर्माण करवाया था, और साथ ही साथ इन्होंने सिखों का जो ग्रंथ है, आदि ग्रंथ, ठीक है फ्रेंड्स, इसकी रचना इन्होंने की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, और ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया था। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए थे। तो फ्रेंड्स यह लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सती प्रथा को भी इसने प्रतिबंधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर हैं। तो देखिए ऋषभ देव पहले तीर्थंकर और संस्थापक थे। अजीत नाथ जो थे ये दूसरे तीर्थंकर, संभव नाथ जो थे ये तीसरे तीर्थंकर थे। उसके बाद देखिए 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी। तो यह संधि जो है अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सुगौली की संधि 1816 में हुई थी, और उस समय कौन गवर्नर जनरल था, बताइए। तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मालवी के अग्निमित्रम किसकी रचना है, इसके लेखक कौन है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कालिदास हैं। कालिदास किसके समकालीन थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के। निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। पुलिस सुधार था, बंगाल विभाजन इसी के समय 1905 में हुआ था, सेना व न्यायिक सुधार भी था, सती प्रथा पर रोक जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। तो लॉर्ड कर्जन थे। तो राइट आंसर लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। 1905 में बंगाल विभाजित हुआ था। सूरत विभाजन कब हुआ था, सूरत विभाजन ये 1907 में हुआ था, ठीक है, 1907 में हुआ था। अच्छा, सूरत जो अधिवेशन था उसमें कांग्रेस दो दलों में विभक्त हो गई थी, गर्म दल और नरम दल, इसको सूरत विभाजन कहा जाता है। और 1907 में फ्रेंड्स जो कांग्रेस का अधिवेशन था इसके अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने किया था। द हिंदू स्वदेश मित्रम किसने प्रकाशित किया था। द हिंदू और स्वदेश मित्रम जो है यह प्रकाशित किया था सुब्रमण्यम अय्यर ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे कि सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो यह जैन धर्म से, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और किसके बीच में लड़ा गया था। तो यह अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था वांडीवास का युद्ध, और इसमें फ्रांसीसी की हार हो गई थी, अंग्रेज जीत गए थे। अष्ट प्रधान और अष्ट दिग्गज ये दोनों ध्यान रखेंगे। अष्ट दिग्गज जो था यह कृष्णदेव राय के जो दरबार थे उसमें तेलुगु साहित्य के 8 प्रसिद्ध विद्वान थे, और अष्ट प्रधान जो है यह शिवाजी का मंत्रिमंडल होता था, और इसमें सबसे प्रमुख पद जो होता था अष्ट प्रधान में ये पेशवा का पद होता था। हिंदी के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का मैंने हिंदी पढ़ दिया। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। तो यह फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति सिद्धांत नहीं है। देखिए सभी ऑप्शन आप देख लीजिएगा, और देखिए फ्रेंड्स क्षमादान जो है आर्टिकल 72 में है, और देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका वो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ये जो है फ्रेंड्स सिद्धांत नहीं है। उसके बाद देखिएगा, केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है। तो फ्रेंड्स यह कर सकता है भारत का संसद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। तो ये कौन सा उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है, राज्य का। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। उसके बाद देखिए, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, आर्टिकल 93 में है इसका वर्णन। उसके बाद देखिए कि संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था।
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1968 में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष हैं। तो राइट आंसर देखिए स्थानीय स्वशासन जो है यह राज्य सूची का विषय है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो यह अध्यादेश जारी करने की, संसद विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की आर्टिकल 123 में है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है उनका होता है। तो ये प्राक्कलन समिति है, इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य जो होते हैं लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं और इसका जो अध्यक्ष होता है वह विपक्षी दल का नेता होता है। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं लोक लेखा समिति में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा प्राक्कलन समिति। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख है। तो आर्टिकल 51 क में, और भाग पूछेगा तो भाग 4 क में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा और टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो टोटल मूल कर्तव्य 11 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसे जोड़ा गया था। पंचायती राज सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में लागू हुआ था। तो सबसे पहले राजस्थान में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है। तो ये वित्त विधेयक से है। ठीक है, 110 में धन विधेयक है। उसके बाद बात करें वित्त विधेयक, यहाँ पर है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में है। वित्त आयोग जो है ये आर्टिकल 280 में है। उसके बाद देखिए देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स ये जोड़ा गया था कौन सा। तो राइट आंसर इसका जो है आपका हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। अच्छा, 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, जरा आप मुझे कमेंट करके बताइए। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये लोकसभा के प्रति। अच्छा, अगर पूछे कि मंत्री जो होते हैं व्यक्तिगत तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो मंत्री व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया था। चलिए इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है। तो ये राज्यपाल से की जाती है। उसके बाद देखिए ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं। अच्छा, मानव विकास सूचकांक जो है यह यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है यह जारी किया जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स। और भारत का स्थान जो है अभी रिसेंटली जो प्रकाशित हुआ था उसमें 131वां है। पहले स्थान पर नॉर्वे है। और इसमें जो है कौन सा जो है शामिल नहीं किया जाता है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा बताइए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी सामाजिक असमानता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। तो ये नीति आयोग है। उसके बाद देखिए मिलान करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो देखिए इसका मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 71 में। अब देखिए इसमें मिलान करना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन इसके दिए गए हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी जो है 2143। ठीक है, आइए हम मिला लेते हैं 2143। अब यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 2 1 उसके बाद 4 और 3। ठीक है, चलिए उसके बाद अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976, समन्वित बाल विकास योजना 75, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 83 और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह कोड जो है आयकर से संबंधित है। उसके बाद देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जो है सर्वप्रथम विकसित किया गया था। तो अभी मैंने बताया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। तो यह कर जो है स्थानीय मेलों पर जो कर है यह ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जाता है। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष पूछा गया कौन थे। तो ये अरविंद पड़गरिया थे। वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार है। ध्यान रखेंगे नीति आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी। तो यह कब की थी फ्रेंड्स, 1995 में।
1995 में किसका कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका स्थापना हुआ था? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के आकलन हेतु प्राचल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? तो इसमें से जो है आराम नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए कि बुल्क कैपिटल्स, यहाँ पर देखिए बुल्क मतलब बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 79 नंबर के निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? तो ये आर्द्रभूमि से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? तो ये बेनेट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बेनेट के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 2019 में ये किया गया। उसके बाद देखिए मिलान करना है। इंद्रावती जो है राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। मोलेम जो है कहाँ है? मोलेम गोवा हो जाएगा। कलेसर जो है यह हरियाणा हो जाएगा और बेतवा जो है यह कहाँ हो जाएगा? झारखंड में हो जाएगा। ठीक है। तो मिला लीजिएगा इसका 4 3 2 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है कब तक? तो ये 2030 तक रखा गया है। देखिए फ्रेंड्स 84 से लेकर के 100 तक में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। इनका आंसर मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 85 नंबर देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 50% हो जाएगा। 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 8 घंटा हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मैथ का सॉल्यूशन सहित मैं PDF आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है। निश्चिंत रहिए आप। 88 नंबर का 39/4 हो जाएगा। उसके बाद 89 का देखिए 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 हो जाएगा। 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 91 का देख लीजिएगा, 91 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि सभी जो है ऑप्शंस के साथ एडजस्ट हो जाए। 91 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 950। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि 92 का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? तो ये 320 हो जाएगा। 93 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई। उसके बाद देखिए 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 94 का देखिए सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 95 का देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। 96 का जो है आपका 110 हो जाएगा। 97 का जो है ऑप्शन नंबर बी सोमवार हो जाएगा। 98 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा अभिनव। 99 का देखिए 99 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 100 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।